सबसे पहले हमने एंजाइम की डेफिनेशन करनी है कि ये क्या है। सब प्रोटीन कैटलिस्ट हैं जिन्होंने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करना है, लेकिन कोई न्यूट्रलाइज नहीं होना। और इनका नॉमनक्लेचर करेंगे। इसमें एक होता है रिकमेंडेड नेम और एक जो होता है सिस्टेमिक होता है। अब रिकमेंडेड में ये है कि जिस मॉलिक्यूल को ये ब्रेक करें उसके साथ एज लगा दो। लाइक अब प्रोटीन्स को ब्रेक करें तो प्रोटीज लगा दो, लिपिड्स को कर रहे हैं तो लाइपेज लगा दो, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन है, ये मतलब इनमें सूट नहीं करते, कि मतलब हमें पता नहीं चलेगा ये किसको ब्रेक कर रहा है, और इसलिए हम लोग सिस्टेमिक नेम देते हैं। इसमें क्या होगा कि उनमें से फिक्स एज भी यूज़ होगा और उसके साथ उसका मतलब फंक्शन भी होगा। लाइक हाइड्रोजनेज है या ऑक्सीडोरिडक्टेज है, और मतलब ये भी ऐड करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको ये ब्रेक कर रहा है। लाइक लैक्टेट, एनएडी, ऑक्सीडोरिडक्टेज है। तो ये सिस्टेमिक नेम्स होते हैं। तो इसकी बेस पे ना हम एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सत्या में एक टेबल है, वहाँ से एग्जाम्पल याद करनी है। इसमें ऑक्सीडोरिडक्टेज होते हैं जिन्होंने क्या करना है, रिडॉक्स रिएक्शन करने हैं। और फिर ट्रांसफरेजेज होते हैं, नाम से जाहिर है कि इन्होंने क्या करना है, ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करना है। और उसके बाद हाइड्रोलेजेज है, इन्होंने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब OH ग्रुप ऐड करना है। उसके बाद लाइएज हैं, लाइएज ने ना कंपाउंड्स को ब्रेक करना है। लाइक पायरोवेट है, इसको ब्रेक करके एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। और आइसोमरेजेज हैं, इन्होंने एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और लाइगेजेज ने मॉलिक्यूल को कंबाइन करके दूसरे न्यू मॉलिक्यूल बनाने हैं। तो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट, अगर कोई मेटल आयन है तो हम लोग इसको कोफैक्टर कहते हैं। और इसी तरह से अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो इसको हम कोएंजाइम कहेंगे। अब कोएंजाइम की इंपॉर्टेंस पूछी जाती है। ये मोस्टली ना विटामिन होते हैं, लाइक NAD है और FAD है, नियासिन और राइबोफ्लेविन विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब ये विटामिन की को फॉर्म होते हैं। इसके अलावा ये रिडॉक्स रिएक्शन में भी यूज़ होते हैं। और रेगुलेशन है कि अगर मतलब एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ। मतलब अगर प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हो गया, सेलुलर नीड नहीं है, तो मतलब हम इसका रेट डिक्रीज़ कर देंगे फॉर्मेशन का, और इनकी एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और लोकेशन है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होंगे, कुछ जो होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। मतलब जहाँ भी उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है ये वहीं पे होंगे। नेक्स्ट एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें हम लोग ये बताएंगे कि ये प्रोटीन कैटलिस्ट हैं जिन्होंने रिएक्शन की वेलोसिटी तो इंक्रीज़ करनी है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होने। और इसमें राइबोजाइम्स की डेफिनेशन है, ये अक्सर ऐसे क्यों आता है। तो जो RNA होते हैं जिनके पास कैटालाइटिक एक्टिविटी है उनको हम लोग राइबोजाइम्स कहेंगे। उसके बाद एक्टिव साइट, एंजाइम में एक स्पेशल पॉकेट या क्लेफ्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। और ये बनती कैसे है, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन और अमीनो एसिड से। और ये साइट होती है जहाँ पे एंजाइम पे सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनना है और EP मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना है। उसके बाद कैटालाइटिक एफिशिएंसी क्या है कि इन्होंने 10 to 8 टाइम्स रिएक्शन की वो इंक्रीज़ करनी है वेलोसिटी। और इसमें एंजाइम टर्नओवर की डेफिनेशन आती है। टर्नओवर क्या होता है कि नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट दैट आर बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर टाइम। मतलब एक सेकंड में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं जो हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और मोस्टली ये 10⁻² to 10⁻4 पर सेकेंड होता है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी है कि इन्होंने क्या है कि हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होना एंजाइम ने। और फिर कुछ टर्म है, हॉलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर और को एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हॉलो एंजाइम वो होगा एंजाइम और उसका नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों, इनको हम लोग हॉलो एंजाइम कहेंगे। और वो एंजाइम जिसका नॉन प्रोटीन पार्ट रिमूव्ड होगा उसको एपो एंजाइम कहेंगे। और अब क्या होगा कि जो इस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, कभी ये मेटल आयन हो सकता है और कभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ एंजाइम वर्क। तो इसमें हम लोग दो टर्म में देखते हैं, एक हम एनर्जी चेंजेस के लिहाज से देखते हैं और दूसरा हम लोग उनमें मॉडिफिकेशन के लिहाज से देखते हैं और उन चेंजेस जो रिएक्शन में होंगे। आप सबसे पहले एनर्जी चेंजेस का देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना, इनके दरमियान में एक एनर्जी बैरियर है। ये पेज 55 पे जो ग्राफ है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कभी ये ज़्यादा होता है कभी कम होता है। मतलब कभी रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी, कभी प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि रिएक्टेंट और ने कंबाइन होना है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। फिर जो होगी ये ट्रांजिशन स्टेट, इसने प्रोडक्ट में चेंज होना है। अब रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इसको हम क्या क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होगा, अगर ये कम है तो रेट कम होगा। अब एंजाइम में क्या करना है कि इन्होंने अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करनी है जहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगी। जो ग्राफ में रेड लाइन नज़र आ रही है, अब ये जो वो पाथवे है जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, इस एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और मतलब एंजाइम
बाय इटसेल्फ रिएक्टेंट बन जाएगा। अब इससे क्या होगा कि मतलब न्यू पाथवे इंट्रोड्यूस होगी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी ना वो लोअर होगी और रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। और इसकी एग्जांपल है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में होता है और सिस्टीन और सीरीन वगैरह में। और पिंग पोंग मैकेनिज्म ये होगा कि मतलब सबस्ट्रेट आके जब बाइंड कर रहा होगा तो वो ओपन होगी, पिंग फॉर्म होगी, फिर वो आके बाइंड कर लेगा। लेकिन जब उसने सबस्ट्रेट ने बाहर जाना है ना तो वो अपोजिट साइड से ओपन होगा तो वो पोंग फॉर्म होगी। ये नेक्स्ट पेज पे ना बनी हुई है। तो इससे क्या होगा कि मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है तो जल्दी से बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ट्रांजिशन स्टेट ने क्या होना है, प्रोडक्ट में चेंज होना है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ना रिएक्टेंट की एनर्जी चेंज करनी है ना प्रोडक्ट की, लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की अल्टरनेट पाथ में डिटरमिन करनी है जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ना वो कम होगी। और इसके अलावा इन्होंने इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं डालना, मतलब इक्विलिब्रियम जो था ना वैसा का वैसा ही रहेगा, वो अफेक्ट नहीं होगा। अब जो पेज 56 पे टॉपिक है ना ये हार्पर में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। हार्पर का पेज नंबर 63 है मेरे पास। इसका टॉपिक है एंजाइम एम्प्लॉय मल्टीपल मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट कैटालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हर पास में आया होता है। तो इसमें ना 4 तरीके होते हैं, या तो कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी, एसिड बेस कैटालिसिस, कैटालिसिस बाय स्ट्रेन एंड कोवेलेंट कैटालिसिस। अब प्रॉक्सिमिटी का ये मतलब है कि अगर एंजाइम दो मॉलिक्यूल ने रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना है तो उनमें एक ख़ास डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा डिस्टेंस कि जिस पे ये बॉन्ड बना सके, मतलब बहुत दूर नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो वो है सबस्ट्रेट है ना, इसने एक बॉन्ड फार्मिंग डिस्टेंस पे आना है और इससे क्या होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है। और मतलब जितना ज़्यादा ये एक दूसरे के क्लोज होंगे और जितने मॉलिक्यूल एंजाइम के क्लोज होंगे तो उतना ज़्यादा ES कम्प्लेक्स बनेगा और उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। फिर है एसिड बेस कैटालिसिस। अब क्या होगा कि मतलब जो एक्टिव साइट है ना इस पे अमीनो एसाइल और कुछ और ग्रुप्स भी होते हैं। अब इनकी क्या होगी कि ना इनका हाइड्रोलिसिस होगा कि मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेंगे। तो इससे क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन या तो कुछ मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके लिए ये रिएक्शन रेट इंक्रीज़ कर देगा और कुछ होंगे जिनके लिए ये डिक्रीज़ कर देगा। तो ये स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस कहेंगे। और मतलब ये एसिड बेस कैटालिसिस दो तरह का होता है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। जो स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस है ना उसमें सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो हो गए ना वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे। लेकिन जो जनरल एसिड बेस कैटालिसिस है उसमें कोई भी एसिड और कोई बेस आकर ना रिएक्शन रेट को अफेक्ट कर सकता है। और ये मतलब बाद में और ज़्यादा डिटेल में आएगा। फिर है कैटालिसिस बाय स्ट्रेन। अब क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ने मिलना है, ट्रांजिशन स्टेट बननी है। अब क्या होगा, जो ब्रेक हमने बॉन्ड ब्रेक करना है तो वो स्ट्रेन आके ना बैक्टीरियल स्ट्रेन उससे आके बाइंड करेगा और उस बॉन्ड को वो कर देगा, वीक कर देगा। इससे क्या होगा, वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और मतलब प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। और फिर होता है कोवेलेंट कैटालिसिस। अब जो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन होते हैं ना इनमें कोवेलेंट कैटालिसिस होगा। इसमें मतलब एंजाइम खुद ही रिएक्टेंट बन जाएंगे और पिंग पोंग मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होते हैं। और लाइन वीवर बर्ग का मतलब हमने इसका रोल देखना है कि हमने ना इसको मतलब रेट डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने इनहिबिशन वाले केस में देखना है तो हम लोग कैसे डिटरमिन करेंगे कि कौन सा कम्पिटिटिव इनहिबिटर है रेट को अफेक्ट कर रहा है और कौन सा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो उस वक्त जो हम लोग इस कर्व को यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। नेक्स्ट है मैकैलिस मेंटन काइनेटिक्स। अब इन दो बंदों ने ना मिलके एक प्लान दिया था एंजाइम के एक्शन का। अब इसमें इसके मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट ने कंबाइन होना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाना है और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है ना इसने एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज होना है। ये इनका रिएक्शन मॉडल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हर हर पॉइंट ही आ जाता है। कभी इसकी इक्वेशन आ जाती है या फिर कभी इसकी अजम्पशन आ जाती है या कभी इसकी कंक्लूजन आ जाती है, तो इनको ज़रूर करना है। तो इसकी इक्वेशन ये दी हुई है और उसके बाद इसमें 3 अजम्पशन थी। एक ये है कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट ये है कि एंजाइम जो है ना जब रिएक्शन होना है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी स्टेडी स्टेट अजम्पशन है कि मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के कंबाइन होके ES कम्प्लेक्स बनाने का रेट ES कम्प्लेक्स के ब्रेक होकर एंजाइम और प्रोडक्ट बनाने के इक्वल है। मतलब जितना एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होके ES कम्प्लेक्स बना रहे हैं उसी रेट पे ES जो है ना वो एंजाइम और प्रोडक्ट को ब्रेक कर रहा है। तो मतलब रेट ऑफ सिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ डिग्रेडेशन। और तीसरा इनिशियल वेलोसिटी है कि हमने जब वेलोसिटी मेजर करनी है तो रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में लेनी है जब बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा।
और इसके बाद इसकी कंक्लूजन है, 3 कंक्लूजन थी। सबसे पहले केएम था। तो केएम ये होता है कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब रिएक्शन वेलोसिटी वी मैक्सिमम की हाफ होती है, उस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को हम केएम कहते हैं। और केएम अगर स्मॉल है तो इसका मतलब है कि एंजाइम की हाई एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए, मतलब जल्दी जल्दी हाई एफिनिटी का मतलब कि जल्दी जल्दी एंजाइम और सबस्ट्रेट ने कंबाइन होना है और ईएस कम्प्लेक्स बनाना है और मतलब प्रोडक्ट में चेंज होना है। तो मतलब वी मैक्सिमम को अचीव करने के लिए थोड़ी कंसनट्रेशन यूटिलाइज हो रही है, थोड़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन यूटिलाइज हो रही है, जल्दी में हो रही है। और लार्ज कीएम का मतलब ये है कि इसमें लो एफिनिटी है, कि मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम इतना जल्दी कंबाइन नहीं हो रहे। और तीसरा है वेलोसिटी और एंजाइम कंसंट्रेशन में, कि वेलोसिटी जो होती है ना एंजाइम कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और तीसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि स्टार्ट में अब जब मतलब सबस्ट्रेट अगर कम है तो सबस्ट्रेट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सैचुरेशन हो जाएगी, कि एंजाइम फुल हो जाएंगे, मज़ीद सबस्ट्रेट ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा रेट। और उसके बाद लाइन वीवर बाई प्लॉट है। अब इसमें क्या है कि हम लोग वी नॉट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अगर हम लोग वो करें, प्लॉट करें, तो हमें ना हाइपरबोलिक कर्व अचीव होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 1/v0 और 1/सबस्ट्रेट को हम लोग जब प्लॉट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें स्ट्रेट कर्व मिलेगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट कहते हैं। और ये भी ऐसे क्यों आता है, हमारे अपने प्रोफ में भी आया था। और अब इसकी इक्वेशन दी हुई है, ये जो माइकल्स इक्वेशन थी ना, ये इसकी बिल्कुल अपोजिट है। और इसके अलावा हमने इसका ये बताना है कि इसकी स्लोप क्या है। स्लोप जो है ना वो km/v मैक्सिमम है, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो -1/km है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनहिबिशन ऑफ एक्टिविटी। अब ये क्या है, कोई सब्सटेंस आके इसने एंजाइम से बाइंड करना है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देना है। इसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, इसको हम कहते हैं इनहिबिशन। अब इनहिबिशन की टाइप होती हैं, एक कम्पिटिटर होते हैं और एक नॉन कम्पिटिटिव। अब एक और इनहिबिटर होते हैं, इनको सुसाइड इनहिबिटर कहेंगे। अब इसमें क्या होगा कि एंजाइम ने आना है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है। अब जो सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड कर रहे हैं, इसी सबस्ट्रेट से जो कम्प्लेक्स बन रहा है ईएस कम्प्लेक्स, इसने एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देना है। मतलब एंजाइम ने खुश होकर सबस्ट्रेट से बाइंड करना है, उसी सबस्ट्रेट वाले कम्प्लेक्स ने इसको मार देना है, तो इसको हम सुसाइड इनहिबिटर कहेंगे। दूसरा होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें क्या होगा कि एक्टिव साइट पे आके ना सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर ने आके बाइंड कर देना है। इसकी वजह से क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इसको कहेंगे कम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब ये ना सबस्ट्रेट से कम्पीट कर रहा है। अब इसके हम लोग इफेक्ट देखेंगे, वी मैक्सिमम जो होगी ना वो सेम रहेगी, क्योंकि अगर हम सबस्ट्रेट इंक्रीज़ कर दें तो सबस्ट्रेट ने आके इनहिबिटर को हटा देना और खुद लग जाना, तो वी मैक्सिमम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि इनहिबिटर की वजह से एक्टिविटी इसकी कम हो रही है, मतलब बाइंडिंग अफिनिटी कम हो रही है, तो इसकी वजह से केएम इंक्रीज़ हो रहा है। और तीसरा है लाइन वीवर बर्ग प्लॉट पे। इस पे क्या होना है कि ना, जो जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो एक इनहिबिटेड और अनइनहिबिटेड जो रिएक्शन है ना, इन्होंने एक जगह पे इंटरसेक्ट करना है, और वो जो पॉइंट होता है ना वो -1/v मैक्सिमम के इक्वल होता है। और उसके अलावा इसकी एग्जांपल है ड्रग स्टेन, जैसे HMG कोई रिडक्टेज है। ये जो एंजाइम होता है ना, इसने कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करना है। आप कुछ एंजाइम होते हैं जिन्होंने इसको इनहिबिट करना होता है, वो वाले एंजाइम मतलब हाइपरलिपिडेमिया से प्रिवेंट करते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगी और बंदा मतलब वो नहीं होगा, फैट नहीं गेन करेगा। अब ये ग्लूकोज का सीन ये होता है कि जब ग्लूकोज लेवल हाई है तो क्या होगा, ग्लूकोज ज़्यादा है तो इसकी डिग्रेडेशन के लिए इंसुलिन ने हाई होना है। अब जब इंसुलिन का लेवल हाई होगा ना तो एंजाइम के सिंथेसिस पे अफेक्ट होगा, ग्लूकोज डिग्रेडेशन वाले सारे एंजाइम सिंथेसाइज होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलेशन। अब जो एंजाइम है, एक तो मतलब इसको भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जिन्होंने रेगुलेट करना है। अब ऐसा सब्सटेंस जो होता है, एक तो हमने पहले कुछ फैक्टर पढ़े थे कि टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से रेगुलेट होता है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड होते हैं जिन्होंने आके इनके साथ बाइंड करना है और एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, इनको हम क्या कहते हैं, अफेक्टर। अब जो अफेक्टर या तो बाइंड करेगा एक्टिव अदर देन एक्टिव साइट, सॉरी। और उसके बाद इसकी टाइप्स होती हैं दो, एक होता है होमोट्रॉपिक और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। होमोट्रॉपिक वो होता है जिसमें ना सबस्ट्रेट ही अफेक्टर के तौर पे